सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे आज की क्लास में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया है पंजाब ने। तो अभी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, जो कब मनाया हमने, कल ही, यानी कि 8 मार्च को। तो इसी मौके पर अभी पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब की महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं डॉक्टर बलजीत कौर, उन्होंने चंडीगढ़ में की है। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 181, जिस पर जो भी पीड़ित है वो मदद के लिए फोन कर सकते हैं, उनकी मदद की जाएगी। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा भारत ने। यहां हम बात कर रहे हैं एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की। इस बार ये इसका छठा संस्करण था, जो कहां पे हुआ, ईरान के तेहरान में हुआ। 6 से लेकर अभी 8 मार्च 2025 तक ये हुआ। फाइनली इसको जीत लिया भारत ने। आपको बता दूं, भारत ने 5वीं बार इसको जीता है। यहाँ पे भारत ने ईरान को हराया है। और यहाँ पे आप कह सकते हो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली शिंगटे थी। और अभी तक देखो इसका ये छठा संस्करण हुआ है। 6 बार में से 5 बार तो भारत ही जीत चुका है। तो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। पहला वाला जो हुआ था संस्करण 2005 में हुआ था, वो भारत में हुआ था, उसको भारत ने जीता था, जापान को हराया था। अच्छा, आप देखो वो कौन सा संस्करण है जो भारत ने नहीं जीता। तो वो है चौथा संस्करण, जो कि 2016 में हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था, उसको साउथ कोरिया ने जीता था, थाईलैंड को हराया था। बाकी सारी बार भारत ही विजेता रहा है। और इसका आयोजन करता है एशियन कबड्डी फेडरेशन। तो इसका मुख्यालय आपको तेहरान ईरान में मिलेगा। इसके अध्यक्ष है जनार्दन सिंह गहलोत। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जन औषधि दिवस 2025 ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा ही इस दिन का आयोजन किया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ केंद्रीय रसायन और हमारे उर्वरक मंत्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है। ये प्रश्न आपके लिए। बाकी इस बार ये हम 7वां जन औषधि दिवस के रूप में मना रहे हैं। और 1 से लेकर 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है, दाम कम दवाई उत्तम। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये कब शुरू हुई थी। तो ये 2008 में लॉन्च होती है। वैसे इसे शुरुआत में जन औषधि योजना के नाम से शुरू किया गया था। कब, 2008 में हमारे जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उसी ने शुरू किया था। पर 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। उद्देश्य क्या था, जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि भारत का लक्ष्य क्या है। 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खुलने का लक्ष्य है भारत का। तो याद रखना 25,000। 31 मार्च 2027 तक हमें 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने हैं। अभी तक 15,000 से ज्यादा खोले जा चुके हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहां पर खोला गया, तो आंसर करना मॉरिशस। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी मार्च 2025 में ही रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया। तो आंसर होगा बिहार में। तो ये पहली बार शौर्य वेदनम उत्सव 2025 का आयोजन किया गया अभी 7 और 8 मार्च को। कहां पर, बिहार के पूर्व चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। और इसका आयोजन किया हमारे रक्षा मंत्रालय ने। इसमें क्या हुआ, इसमें सैन्य प्रदर्शन और भारतीय सशस्त्र बलों के घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस उत्सव का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था देश के सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाना और युवाओं को भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। और इस उत्सव का, ये जो शौर्य वेदनम उत्सव है, इसका उद्घाटन किया बिहार के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने। पहली बार इसका आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, किसने आयोजन किया, रक्षा मंत्रालय ने। कहां पर किया, बिहार में किया। ये बातें याद रखना। अब बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल होती है पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हो गए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को।
फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो ट्रोपेक्स का मतलब होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। तो भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा बाईएनियल मैरीटाइम अभ्यास है, द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब जो हर 2 साल में एक बार होता है। कहां पर आयोजन किया गया? हिंद महासागर क्षेत्र में। इसका आयोजन किया या इसका नेतृत्व किया हमारी भारतीय नौसेना ने, पर इसमें हमारी भारतीय थल सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बलों ने भी हिस्सा लिया। ये हमारी भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। ट्रोपेक्स अभ्यास इसका नाम है। पहली बार ये 2003 में हुआ था। अच्छा, नेवी से आपको याद आएंगे हमारे नेवल चीफ पिछले साल ही नए बने थे, नौसेना प्रमुख, क्या नाम है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नेवी डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। पूछूं अगर 2024 का जो नेवी डे है कहां पे मनाया गया था, तो पूरी उड़ीसा में। ये जरूर ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप कंट्री कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 की। इसको जारी किया है द इकोनॉमिस्ट ने, और इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब देशों की तुलना करके रैंकिंग बनाई गई है पूरी। तो इसमें टॉपर स्वीडन रहा है। टॉपर स्वीडन है मतलब वर्किंग वुमेन्स के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए ये सबसे अच्छा देश है। फिर आइसलैंड रहा, फिर फिनलैंड रहा। और इस पूरी लिस्ट में 29 देशों को शामिल किया गया, इसमें भारत शामिल नहीं है। तो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, कार्यस्थल समावेशन और महिलाओं के लिए करियर विकास के लिए कहां पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग तैयार की गई है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में AI कोष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोष को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने। तो अभी हमारे जो IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने नई दिल्ली में इंडिया AI कंप्यूट नाम से एक पोर्टल और एक डेटा सेट प्लेटफॉर्म है AI कोष, इसको लॉन्च किया है। तो ये AI कोष जो प्लेटफॉर्म है ना, ये भारतीय AI मॉडल को डेवलप करने और ट्रेनिंग देने में मदद करेगा। जबकि जो इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल है, इसके जरिए जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं या जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो रिसर्च और परीक्षण यानी कि टेस्टिंग के लिए सब्सिडी वाले GPU को एक्सेस कर सकती है। GPU मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये AI के उपयोग के लिए शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये AI कोष या फिर इंडिया AI कंप्यूट नाम से एक पोर्टल है, इसको अभी हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया नई दिल्ली में। अच्छा, हमारा जो इंडिया AI मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2014 में। और इसके लिए बजट अलोकेट हुआ है 10,371.92 करोड़ रुपए का अगले 5 सालों के लिए। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट सिटीज जैसे क्षेत्रों में AI सॉल्यूशन डेवलप करना, जिससे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिले। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उदय प्रकाश को। तो कथाकार और कवि हैं उदय प्रकाश, जिनको अभी अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास के द्वारा हर साल ये सम्मान प्रदान किया जाता है। इस बार ये दिया गया उदय प्रकाश को। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो अभी HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करने के लिए अभी ये प्रोजेक्ट हक शुरू किया है। प्रोजेक्ट हक में हक का मतलब हो गया हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। तो HDFC बैंक की परिवर्तन पहल के तहत ही इसे शुरू किया गया है। इसमें कई स्थानों पर सेंटर खोले जाएंगे, केंद्र खोले जाएंगे, जहां पर इनके आधार, पेन, पासपोर्ट, बिल पेमेंट या पेंशन का निपटान किया जाएगा। मतलब इनसे संबंधित कोई भी उन्हें अगर सहायता चाहिए तो वहां पे उसका समाधान किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट हक याद रखना किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए। HDFC बैंक। अच्छा, HDFC बैंक तो बहुत बार आपने सुना होगा, हो सकता है आपका अकाउंट भी हो वहां पे। मुझे बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है HDFC की? तो याद रखना हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। CEO है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में
मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी है मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने अभी ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आपको देखा होगा, याद हो तो, बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है और उसके बाद ही इन्होंने ये फैसला किया कि भैया ओडीआई फॉर्मेट से मैं संन्यास ले रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने भी ओडीआई से संन्यास ले लिया, और अभी अचंता शरत कमल ने भी अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर है, वो भी याद रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? अंजू राठी राणा। फिर पूछा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 14, टॉप पर बुर्किना फासो। फिर पूछा, एएम ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 2 जने हैं, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड सटन, अमेरिकी हैं। फिर पूछा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहाँ पर होंगे? नई दिल्ली में होगा दूसरा संस्करण। फिर पूछा, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नितिन कामत को। बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया? 8 मार्च को। चर्चा में रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये कब लागू की गई थी? मार्च 2019 में। और आखिरी प्रश्न था, किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।